नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा लामरोर, सहायक आचार्य इतिहास। विद्यार्थियों, आज का विषय है औद्योगिक क्रांति। विद्यार्थियों, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई, किसी अन्य देश से क्यों नहीं हुई। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्य रूप से 5 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है प्राकृतिक साधन, दूसरा है पूंजी एवं कुशलता, तीसरा है विस्तृत बाजार, चौथा है औद्योगिक प्रभुत्व और पांचवा है राजनीतिक शांति और सामाजिक सहयोग। और संयोगवश इंग्लैंड में ये पांचों ही बातें थीं और इसके अतिरिक्त वहाँ के लोगों में वाणिज्यवादी दृष्टिकोण, आविष्कारों के प्रति रुचि और समृद्धि के लिए लगन भी मौजूद थी। इंग्लैंड के मुकाबले हॉलैंड में भी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान तो थीं। वह काफी समृद्ध देश भी था, परंतु उसके पास लोहे और कोयले का अभाव था। इसके अलावा यूरोपीय युद्धों ने भी उसे काफी क्षति पहुंचाई थी। इसी प्रकार जहां तक उद्योग और व्यापार का सवाल है, फ्रांस इंग्लैंड से काफी आगे था। इंग्लैंड के मुकाबले उसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक थी, उसके पास प्राकृतिक साधनों की भी कमी नहीं थी, परंतु वाणिज्यवाद दृष्टिकोण का अभाव और लंबे समय से युद्धों में व्यस्त रहने के कारण फ्रांस में भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से पहले नहीं हो पाई। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति होने के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे, जिनमें पहला कारण है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक कारणों में इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण इंग्लैंड एक तरफ तो शेष संसार से अलग था और दूसरी तरफ वह संसार के निकट संपर्क में भी था। इंग्लैंड चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है और इस कारण से बाह्य आक्रमणों से भी सुरक्षित है। संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण उसे विदेशी व्यापार में भी काफी सफलता मिली। इंग्लैंड की समशीतोष्ण जलवायु तथा स्वास्थ्यप्रद वातावरण ने भी यहाँ के जो लोग थे उनको कठिन परिश्रम और बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड का समुद्र तट न केवल 7000 मील लंबा है और इतना कटा-फटा है कि सुरक्षित खाड़ियों तथा उत्तम बंदरगाहों का वहां पर अपने आप निर्माण हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म सामुद्रिक धारा के कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा व्यापार के लिए खुला रहता है और इंग्लैंड में कोयला, लोहा, जल शक्ति के स्रोत भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लोहा और कोयला के साथ साथ और पास मिलने से लोहे एवं इस्पात उद्योग के विकास में भी महत्वपूर्ण सहयोग इंग्लैंड को मिला। कच्चे माल की पूर्ति के लिए इंग्लैंड के पास उपनिवेशों की कमी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक परिस्थितियों ने औद्योगिक क्रांति वहां पर करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व ही औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक जो पृष्ठभूमि थी उसका निर्माण हो चुका था।
इंग्लैंड में लोहा, ऊन और जहाज निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में थे। इंग्लैंड में संयुक्त पूंजी कंपनियों और बैंकिंग व्यवसाय का भी विकास हो चुका था। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों के लिए भी रुचि थी। इंग्लैंड में चूंकि श्रमिकों का अभाव था, अतः बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिकाधिक यंत्रों और मशीनों का प्रयोग और नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक होता है और इंग्लैंड के लोगों ने व्यापार वाणिज्य से काफी पूंजी इकट्ठी की थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व में इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था ने भी पूंजी संचय और विनियोग को संभव बनाया। वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में इंग्लैंड में विशेष भूमिका अदा की। 1760 तक इंग्लैंड के विदेशी व्यापार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका था। कच्चा माल देने के लिए बहुत से उपनिवेश इंग्लैंड के पास थे और इंग्लैंड में तैयार माल के बहुत से ग्राहक भी थे। स्थानीय करों से मुक्त होने के कारण इंग्लैंड का आंतरिक व्यापार भी बहुत बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति भी अजेय थी। उसके व्यापारियों को यह विश्वास था कि सामुद्रिक शक्ति के कारण उनके व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा की जा सकेगी और इसके साथ ही इंग्लैंड में सड़कों, नहरों और नदियों में जल यातायात का विकास होने से न केवल वहां पर आंतरिक व्यापार में भी वृद्धि हुई बल्कि श्रमिकों की गतिशीलता में भी और कारखानों में निर्मित माल को समुद्र तक पहुंचाने और वहां से विदेशों से आए कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने में भी काफी सुविधा हुई। इंग्लैंड में श्रमिकों की कमी थी, लेकिन चूंकि यूरोप के अधिकांश देशों में आंतरिक शांति का अभाव था, इसलिए बहुत से कुशल और अनुभवी श्रमिक इन देशों से भागकर इंग्लैंड में आ गए और इससे इंग्लैंड को लाभ हुआ। औद्योगिक विकास के लिए व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता भी काफी महत्वपूर्ण होती है। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में एक भयंकर महामारी काली मृत्यु का प्रकोप हुआ था, जिससे वहां के बहुत से लाखों लोगों के प्राण चले गए थे, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की अत्यधिक कमी हो गई थी और इस कारण से जो भूमिपति थे उन्होंने किसानों के साथ में उदारता पूर्वक व्यवहार उनको करना पड़ा और लेकिन फिर भी परिस्थिति का लाभ उठाकर हजारों किसानों ने गांव को छोड़कर मजदूरी की तलाश में नगरों का रास्ता पकड़ा और इससे नगरों में मजदूरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। किसान लोग अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार विभिन्न काम धंधे करने लगे। परिणाम स्वरूप शहरों में गिल्ड पद्धति का नियंत्रण ढीला पड़ गया और इसी परिस्थिति का लाभ उठाया नए प्रशिक्षित कारीगरों ने और उन्होंने अपने स्वतंत्र उद्योग स्थापित करने शुरू किए। इस प्रकार इंग्लैंड में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता का सूत्रपात हुआ और जो औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य है। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में वहां की सरकार की आर्थिक नीति का भी योगदान रहा। इंग्लैंड की सरकार ने औद्योगिक धंधों के विकास के लिए विदेशी माल के इंग्लैंड में आयात और वहां से कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी। भारतीय वस्तुओं पर भी 70 से 80% आयात कर लगा दिया और भारतीय सूती कपड़े के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ब्रिटिश वस्तु उद्योग को इससे भारी धक्का लग सकता था। सरकार की संरक्षण नीति से भी इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को बल मिला और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जब प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था के बाद भारतीय पूंजी बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों तथा अधिकारियों द्वारा बंगाल से अत्यधिक धन लूटकर इंग्लैंड के उद्योग धंधों के विकास में लगाया गया। तो इन सब कारणों के फलस्वरूप
इंग्लैंड में औद्योगिक विकास की गति बढ़ गई। तीसरा कारण है राजनीतिक। इंग्लैंड में राजनीतिक स्थायित्व, शांति और व्यवस्था ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के मार्ग को प्रशस्त किया। 1688 की जो महान क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद इंग्लैंड में जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर इंग्लैंड के संविधान को बनाया गया था, उससे आंतरिक शांति वहां बनी रही। वॉलपोल की कुशल नीति ने इंग्लैंड के राजनीतिक तथा वित्तीय स्थायित्व की ओर बहुत अधिक बल प्रदान किया। और इन दिनों जब कि यूरोप के अन्य देश गृह युद्धों और बाह्य आक्रमणों से आतंकित रहे थे, उस समय इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था कायम रही थी, जिससे व्यापार और उद्योगों का विकास संभव हो पाया। और अगला कारण है उदार सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण भी औद्योगिक विकास के लिए वहां अनुकूल था। और मध्य युग की जो धार्मिक कट्टरता थी वो लगभग वहां पर समाप्त हो चुकी थी। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो रहा था। वहां के लोग आर्थिक समृद्धि के लिए विकासशील दृष्टिकोण अपना चुके थे। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों और नई उत्पादन पद्धतियों को अपनाने में विशेष रुचि थी। वे वैज्ञानिकों तथा आविष्कारकर्ताओं को सक्रिय सहयोग देते थे। इस प्रकार जन सहयोग ने भी औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सफल बनाया। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, इस संबंध में हेमंड ने लिखा है कि इन महत्वपूर्ण आविष्कारों के प्रारंभ होने के पूर्व इंग्लैंड में वाणिज्य के अनुकूल सरकार, मुक्त आंतरिक व्यापार, समृद्ध एवं विकासशील वस्त्र उद्योग, जिसका निर्मित माल यूरोप को निर्यात होता था और जिसके विस्तृत व्यापार संबंध थे, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थी और उन्नत बैंकिंग व्यवस्था थी। तो ये सारे के सारे कारणों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। धन्यवाद।